हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द अकेडमी अगेन। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका इस करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन सीरीज में। तो हम बात करेंगे आज इन दिनों चर्चा में रहे जितने भी तमाम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की, जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस बनने की संभावना है। चलिए देखते हैं कि उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट होने वाले हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, जो कि अभी रिसेंट जो हमारा कल का ही एक बहुत ही अनयूजुअल घटना हो गई है, अप्रिय घटना हो गई है, जो कि इसरो का जो 10 E0S9 सैटेलाइट है, इसमें इसने जो है अपने थर्ड स्टेज में इसमें कुछ फेलियर्स हो गए, जिसके कारण ईओएस सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाया। तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि ईओएस जो 9 है सैटेलाइट किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है आपके डिफेंस, अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, राइट। तो ऑब्वियस है, इट्स रिलेटेड टू अर्थ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ईओएस 9 मिशन जो है वो किस एजेंसी द्वारा संचालित किया गया था। वैसे अगर आप रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स से जुड़ रहे हैं, करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये आपके जो दिमाग है उसमें सीमेंटेड हो जाता है, राइट। तो आप इसके ऑप्शन को बिना देखे ही इसके आंसर देने के लिए तत्पर हो गए। तो इसका सही आंसर है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यूएस जो है वो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे इसरो ने लॉन्च किया था। यहाँ पे इसरो से रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स पॉइंट को देख लेते हैं कि इसरो का जो आपका जो गठन है वो 1969, इसरो का जो फाउंडेशन है वो 1969 को हुआ था। यूएस 9 मिशन की असफलता क्यों रही, यही चर्चा में मुद्दा है कि एक थर्ड स्टेज पे पहले जो पहला स्टेज है और दूसरा स्टेज इसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया, बट जैसे थर्ड स्टेज में आया, हम जैसा कि जानते हैं इसे लॉन्च किया गया है पीएसएलवी सैटेलाइट से, और पीएसएलवी सैटेलाइट है वो 4 स्टेज सैटेलाइट होता है, 4 स्टेज सैटेलाइट होता है। तो इसमें इसकी जो थर्ड स्टेज है, पहला दूसरा स्टेज हमने सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे ही थर्ड स्टेज में पहुंचा तो कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण ये जो है ईओएस जो मिशन है वो एक फेल साबित हो गया। ये भारतीय इतिहास, भारतीय जो उपग्रह प्रक्षेपण का जो इतिहास रहा है, इसमें पीएसएलवी जो सैटेलाइट है इसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत अधिक है। इसके सक्सेस रेट में जो हम बातें करते हैं कि अब तक ये एक बहुत रेयर इवेंट है जिसमें कि इस तरह की खराबी हमें देखने को मिली है, राइट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसरो के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन है? हाल के इसरो के जो अध्यक्ष हैं, क्वेश्चन है आपका बी आर नारायण। जो बी नारायणन है वो इसरो के हाल के अध्यक्ष हैं। इसके बारे में और अगर चर्चा करें तो ये जो था ईओएस जो मिशन था वो आपका 101वां नंबर का मिशन था। इससे जो संबंधित है कि मिशन का उद्देश्य क्या रहा होगा, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन करना, अर्थ से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, जो भी डाटाज हैं, मौसम संबंधी है, कृषि संबंधी है, आपदा संबंधी है, इस तरीके की डाटा को एकत्र करना है, डाटा को कलेक्ट करना है, राइट। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं जो कि है आपका उत्तराखंड पुष्कर कुंभ से रिलेटेड है। हम अब तक जितने भी चर्चा किए हैं, आपका अगर बेसिक्स स्ट्रांग होगा तो आपने ये सुना होगा कि जो कुंभ है, कुंभ मेला जो है वो 4 स्थानों पे आयोजित किया जाता है, राइट। और ये देख रहे हैं हम कि उन चारों स्थानों से हटकर कुंभ में आयोजित किया जा रहा है। ये नॉर्मल जो हमारे जो 12 वर्षों पे जो कुंभ होता है उससे ये हटकर है। इसके आयोजन कहाँ पे हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या फिर पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये अपने जो कि निर्धारित कुंभ मेला होता है उससे अलग है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पुष्कर कुंभ मेला किस नदी के संगम पर आयोजित होता है। नदी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब नदी भी चर्चा में है। तो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनमें इस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना अधिक है कि किस नदी के किनारे पुष्कर मेला आयोजित किया गया, राइट। ऑप्शन है गंगा, यमुना,
गंगा एंड यमुना के मर्ज पे। दूसरा ऑप्शन है अलकनंदा और सरस्वती। तीसरा ऑप्शन है आपका गोदावरी और कृष्णा। चौथा है आपका ताप्ती और नर्मदा। तो ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर चुके होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अलकनंदा और सरस्वती के तट पे आपका आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्कर मेला जो है वो आपके उत्तराखंड में कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है? जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही चर्चा कर दिया, ये जो है वो आपके 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। कुंभ मेला जो होता है मेजरली वो 12 वर्षों के अंतराल में ही आयोजित किया जाता है। अब तक के जितने भी हम कुंभ मेला देखते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में महाकुंभ हुआ था आपका, ठीक है? इस तरीके से कुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों की अवधि के अंतराल पे होती है। आगे बात करते हैं। हाँ, इसका आयोजन का अभी टाइम पीरियड देख लीजिए। ये आपका 12 साल से जो है ये 12 साल के अंतराल पे ये कुंभ मेला किया जाता है, और इसका जो आयोजन है वो मई में किया गया है। हुँ, 14 से 26 मई तक ये आयोजित रहेगा। यह मेला जो है दक्षिण भारत से आने वाले वैष्णव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो वैष्णविज़्म जो हमारा धर्म है, उससे रिलेटेड है ये कुंभ मेला, जो कि पुष्कर मेला है। और हमारे दक्षिण भारत से जितने भी इसमें अभी देखा गया है, ये अभी चर्चा का मुद्दा है कि बड़े पैमाने पे दक्षिण भारत से जो श्रद्धालु हैं, उनका आगमन हो रहा है पुष्कर में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो रिलेटेड है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से आपका। जैसे कि अभी हम इन दिनों चर्चा में रहा है, जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, जिस तीव्रता से हो रहा है, कई सारे द्वीपीय देश या कई सारे कह लें जो भी पर्वतीय देश हैं, इनके सामने एक नई विपदा और आपदा कह रहे हैं कि जो है वो खड़ी है। क्या है आपदा? पर्वत से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, उनके पिघलने से क्या हो रहा है? एक तो इनका जो टूरिज्म है वो इम्पैक्ट हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे बाढ़ जैसी समस्या है या ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट जैसी सिचुएशन है, इस तरीके की घटनाएँ हमें पर्वतीय जो देश हैं उनके सामने बनी हुई है। तो इसी संदर्भ में सागर माथा संवाद चर्चा में रहा, और सागर माथा संवाद इम्पोर्टेंट है, राइट? तो सागर माथा संवाद जो है, भारत ने पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया है। हमें ज़रूरत है सबको, पूरे विश्व स्तर पर देशों को एक साथ मिलकर इस संदर्भ में कुछ कार्य करने की। तो सागर माथा इज अ न्यूज। सागर माथा आप जानते होंगे, अगर बेसिक्स अगर आपने पढ़ा होगा कि सागर माथा जो है वो माउंट एवरेस्ट को भी कहा जाता है, सॉरी माउंट एवरेस्ट को ही कहा जाता है सागर माथा। इसके बारे में बात करें तो हमारे यहाँ से जो है वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन में भागीदारी दी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो सागर माथा संवाद जो है उसका मुख्य विषय क्या था? अभी इसका एक थीम रहा है। ऑप्शन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय संरक्षण, कृषि विकास, सांस्कृतिक विरासत, या पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष अन्वेषण। तो इसका मुख्य विषय मैंने आपको बताया कि जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय संरक्षण से संबंधित है, इसीलिए सागर माथा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि नेपाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। सागर माथा कॉल फॉर एक्शन, राइट? इसमें अभी एक जो ये 3 दिवसीय मीटिंग था, और इसमें कुछ आउटकम्स निकले इसके। उस आउटकम में हमारी बात हुई है कि कॉल फॉर एक्शन, जो कॉल फॉर एक्शन की गुहार लगाई गई है सारे ही देशों से, वैश्विक मंच पर इसे ये उठाया जाएगा मुद्दा। ठीक है, तो बताएं इसके बारे में कि पर्वतीय संरक्षण के लिए 25 बिंदुओं वाला घोषणा पत्र। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग समझौता। नेक्स्ट है सैन्य गठबंधन, और अगला ऑप्शन है पर्यटक योजना, राइट? तो ऑब्वियस है कि ये पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित, इसलिए पर्वतीय संरक्षण के लिए 25 बिंदुओं वाला घोषणा पत्र है, जिसमें कॉल फॉर एक्शन की बात की गई है। ये 25 क्षेत्रों में हमें मिलकर काम करने की जरूरत है, जिससे हम पर्वतीय क्षेत्र में हो रही जलवायु परिवर्तन से होने वाली जो घटनाएं हैं उसको उसमें कुछ सकारात्मक भागीदारी निभाई जा सके, और उसको कम करने के लिए वैश्विक मंचों को और वैश्विक देशों को आह्वान किया जाए, ताकि लोग एक दूसरे के जलवायु परिवर्तन के जो उससे समस्याएं हो रही है उसको कम करने की कोशिश की जाए।
सागरमाथा संवाद जैसे कि मैंने बताया चर्चा में रहा है और चर्चा में रहने का इसका कारण है कि इसमें जो है सागरमाथा कॉल फॉर एक्शन अपनाया गया है जिसमें कि पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए संरक्षण के लिए जोर दिया गया है। यह संवाद जो है वो जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय पारिस्थितिकी या फिर आप इकोसिस्टम कह लें, राइट, कि तंत्र के मुद्दे पर केंद्रित था और इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जैसे कि हम देखते हैं भारत ने भी भाग लिया, चाइना ने भी भाग लिया, राइट। यहाँ पे हम एक और मुद्दा देखने को मिलता है कि चीन ने इसको जो सागर माथा कॉन्फ्रेंस में उसने सागर माथा को बार बार एक अन्य टर्म की उसने यूज की है, यहाँ पे उसकी बदमाशी कह लें हम कि उसने सागर माथा को सागर माथा ना कह के उसने ऐसा चोमा ऐसा कुछ करके एक नाम और टर्म यूज किया है जिससे ये देखने को मिल रहा है कि जो चाइना की पॉलिसी रही है एक उसकी बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी है, उसको कहते हैं सलार या फिर सलाम स्लाइसिंग कहते हैं। इस तरीके से क्या करता है वो जैसे कि वो कई सारे क्षेत्र जैसे भारत के भी कई क्षेत्र हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और जो भी उसके बॉर्डर एरिया से सटे हुए रीजन्स हैं उसमें क्या कहता है कि ये हमारे पार्ट है, ये उसकी एक पॉलिसी है, चीन की जो पॉलिसी है चीन की जो पॉलिसी रही है वो रही है सलामी साइलेंसिंग की, सॉरी सलामी स्लाइसिंग की। मतलब पहले वो बताएगा कि ये मेरा उसको अपना एक टर्म देगा जो उसके ग्लोबल लेवल पे जो टर्म प्रचलित है उस प्रचलित टर्म के बजाय वो अपना एक नया टर्म लेके आएगा। उस नए टर्म के आधार पे वो पहले उसको टर्म देगा और बाद में कहेगा कि ये मेरे टर्म से रिलेटेड है, मतलब ये मेरा क्षेत्र है, राइट। इस पॉलिसीज को कहते हैं हम सलामी स्लाइसिंग। इस तरीके से करके वो बांट बांट के चीजों को और फिर वो अपने क्षेत्र में हथियाने की उसकी चाल रहती है, ये रणनीति है चीन की। खैर इस पे आते हैं हम तो सागरमाथा कॉल फॉर एक्शन जिसमें कि हमने देखा 25 पॉइंट्स वाले घोषणा पत्र को जारी किया गया है। आगे देखते हैं एक इसी से रिलेटेड एक और टर्म है जैसे कि अभी चर्चा में रहा सागरमाथा सम्मेलन। तो सागरमाथा सम्मेलन में ही एक याला ग्लेशियर के बारे में चर्चा की गई। याला जो ग्लेशियर है वो आज के टाइम में नेपाल में सिचुएटेड है, माउंट एवरेस्ट ही एक ग्लेशियर में आता है वो। तो देखा जा रहा है कि याला ग्लेशियर को डिक्लेयर किया गया है डेड, मतलब याला ग्लेशियर की जो भी जितनी भी उसके जो ग्लेशियर्स थे वो अब नहीं रहे हैं, वो पिघल चुके हैं। इस कारण से याला ग्लेशियर चर्चा में है। इसकी कुछ सिचुएशन है कि किस तरीके से याला ग्लेशियर पहले इस तरीके से था कंप्लीटली ग्लेशियर, उसके बाद इसमें जो जलवायु परिवर्तन हुए, ग्लोबल वार्मिंग सिचुएशन हो गई, इसी कारण से इसमें पिघलने की प्रक्रिया में तेजी हुई और 2022 तक देख रहे हैं कि मोस्टली उसकी जो ग्लेशियर्स हैं बहुत हद तक पिघल चुके हैं। उसके बाद देखते हैं जैसे ही 2024 होता है वो कंप्लीटली ग्लेशियर से रहित हो गया, अर्थात वो एक डेड डेड ग्लेशियर के नाम से हो गया। तो याला ग्लेशियर डिक्लेयर्ड डेड। आगे इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो इसके आंसर देने की कोशिश करें। याला ग्लेशियर जो है वो किस देश से संबंधित किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपके, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है। सारे ही जो नेशन है वो सारे पर्वतीय क्षेत्र से सटे हुए नेशन है, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। तो अगर ये आपने टर्म नहीं पढ़ा है तो आपसे इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में गलती होने की संभावना हो सकती है। तो हम देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल, राइट। चलिए आगे देखते हैं ये नेपाल में स्थित है और जलवायु परिवर्तन के कारण इसे मृत घोषित किया गया है। ग्लेशियर के पिघलने का जो पर्यावरण प्रभाव है वो हिमालय क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा और हम भारत भी इस से अछूता नहीं रहेगा। भारत में भी इस तरीके की ग्लेशियर्स से ग्लोबल लेक आउटबर्स्ट सिचुएशन जो कि उत्तराखंड में आए दिनों देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए और जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जितने भी पर्वतीय नेशंस हैं, उनमें इस तरीके की समस्या इससे ग्लोबल वार्मिंग से या फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से देखने को मिल सकती है। तो ये एक वैश्विक समस्या है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे कि बताया याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर के बारे में और भी डिटेल्स है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
नीरज चोपड़ा सभी के फेवरेट, और किसी किसके फेवरेट है। तो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड न्यूज कि नीरज चोपड़ा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, राइट। तो नीरज चोपड़ा ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 90 मीटर मार्क किया है। और हालांकि दोहा में जो डायमंड लीग चल रही है उसमें इन्होंने सेकंड हासिल किया है, पहला में रहा है जर्मनी का। तो इनका ये रिकॉर्ड रहा, इससे रिलेटेड हम आप क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा तो एग्जाम के लिए भी, जो भी एग्जामिनर है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हैं उनके लिए भी फेवरेट है स्पोर्ट्स के सेक्शन से। आज हमने सारे ही सेक्शन से कुछ कुछ रिलेटेड टॉपिक्स उठाए, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज बनाए, जिसकी संभावना जो है वो एग्जाम में आने की अधिक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस कंपटीशन या फिर किस स्पर्धा या जैवलिन थ्रो, राइट, उसमें उन्होंने 90.23 मीटर के रिकॉर्ड बनाया। ये ये एग्जैक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता, ये मीटर, ये रिकॉर्ड, ये नो कितना चर्चित रहा, ये नीरज चोपड़ा से रिलेटेड है, तो ये टर्म, ये फिगर आपको याद करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं। ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, दोहा डायमंड लीग में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो सही आंसर है इसका दोहा डायमंड लीग। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नीरज चोपड़ा की यह जो थ्रो है किस रिकॉर्ड से संबंधित है? ओलंपिक रिकॉर्ड, इंडियन नेशनल रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर एशियन रिकॉर्ड? वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड रहे, राइट। तो ये ओलंपिक रिकॉर्ड है जिसमें इन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है और अब ये नई रिकॉर्ड बनाई है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, हाँ सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चलिए, नीरज चोपड़ा की जो ये उपलब्धि है कि 90.23 मीटर की ऐतिहासिक जैवलिन थ्रो की, उनका व्यक्तित्व या थ्रो ने, वैसे तो अब इतनी पॉपुलैरिटीज, इतना मेहनत भी तो उन्होंने किया था, अपने असफलता को उन्होंने बाधा नहीं बनाया और उस पर लगातार उन्होंने काम किया। और इस तरीके से हम देखेंगे कि आज जो है उन्हें सफलता भी मिली। तो अक्सर कहा जाता है ना कि जो है एक टाइम जरूर लगता है सफलता पाने में, किंतु एक ऐसा समय जरूर आता है कि आप ये नहीं कहेंगे कि सफलता आपको नहीं मिली। यदि आप निरंतर बने हुए हैं तो सफलता एक ना एक दिन आपके पास जरूर मिलेगी, राइट। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू F-35S के बारे में। ये चर्चा में है कि F-35S क्या भारत को लेना चाहिए, भारत को इसे एक्वायर करना चाहिए। F-35S आज के आज के जो वर्ल्ड चल रही है, आज की जो हमारी सिचुएशन चल रही है, वॉर चल रही है, क्या उसमें हमें F-35, ये एक बहुत ही महंगा जो है फाइटर जेट है, तो इसमें ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या इस ड्रोन के एज में, जहाँ पे हम ड्रोन से उस तरीके के काम को अंजाम दे सकते हैं जो कि जो कि कंपेरेटिवली हमें सस्ता है, राइट। तो क्या इस एज में हमें F-35S को प्रोक्योर करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में था, हमने इस टर्म को उठाया क्योंकि F-35 ये जानना जरूरी है, ये किस नेशन से रिलेटेड है, कौन सा नेशन है इसके जो इसकी ओरिजिन है, जहाँ पे ये जिसके ये निर्माण होता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो F-35 जो है वो फाइटर जेट है आपका, उसके जो स्पेयर पार्ट्स अंटिल दे आर fitted into Canadian aircraft, who owns the F-35 fighter jet spare part until they are fitted into Canadian aircraft? तो इसके स्पेयर पार्ट से रिलेटेड, ये इस कारण से भी चर्चा में बना रहा, इसके स्पेयर पार्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि दिखाता है कि ग्लोबल जो वैल्यू चेन है, जो वैश्विक सप्लाई चेन है आपकी, उसमें इसके स्पेयर पार्ट का जो कह सकते हैं मोनोपोली हो या कंप्लीटली एक ही नेशन में बनता हो, तो उस कारण से F-35 फाइटर जेट को अन्य देशों को अपनाना थोड़ा सा मुश्किल लग जाता है, क्योंकि ये एक बहुत महंगा और खर्चीला फाइटर जेट है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं, कनाडा, यूएस, रशिया, फ्रांस। तो इसका सही जवाब है यूएस। यूएस की जो कंपनी है आपकी लॉकहेड मार्टिन,
यूएस की कंपनी है लॉकहेड मार्टिन, इसके द्वारा इसका विनिर्माण किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे और आते हैं। F-35 जो है वो किस जनरेशन की फाइटर जेट है? ऑप्शन है आपके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। F-35 एक बहुत ही एडवांस्ड फाइटर जेट है, राइट? तो ऑब्वियसली ये आपके फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड फाइटर जेट है। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि इसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं उस पे अमेरिका में स्वामित्व है इसके, राइट? और कनाडा में और अमेरिका में इस कारण से भी एक टसल देखने को मिल रहा है, एक डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। F-35 लड़ाकू विमान के बारे में कुछ और बेसिक्स हैं। हालांकि सिर्फ आपको ये जानने की जरूरत है कि ये किस देश से संबंधित है और कौन सी कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरर है। लासा फीवर से रिलेटेड ये पुराना ही इमेज लग गया। लासा फीवर से रिलेटेड अभी चर्चा में रहा कि नाइजीरिया में जो है वो लासा फीवर से कई लोगों की मौत हो गई है। तो हम चर्चा करेंगे कि लासा फीवर का ओरिजिन क्या होता है, कैसे होता है लासा फीवर, है ना? और कौन सा देश इससे अधिक प्रभावित है, क्या परिस्थितियां रहती है, भारत के लिए क्या संभावित खतरे हैं। तो लासा फीवर जो है वो मुख्य रूप से किसके माध्यम से फैलता है? ऑप्शन आपके मॉस्किटोज, रैट्स, बर्ड्स, वाटर। सही जवाब है आपका रैट्स, रोडेंट, राइट? रोडेंट कैटेगरी जो है आपकी, उससे लासा फीवर जो है होता है। और ये इन्फेक्शन के कारण होता है, उसके यूरिनेशन और चीज़ों से अगर ह्यूमन कांटेक्ट होता है तो उस तरीके की सिचुएशन में लासा फीवर होता है। ये इसकी जो इनफर्टिलिटी जो रेट है वो लगभग 19% है, मृत्यु दर। लासा फीवर किस देश में हाल ही में बड़ा प्रकोप हुआ है? ऑप्शन है इंडिया, नाइजीरिया, ब्राजील, कॉन्गो। सही जवाब है इसका नाइजीरिया। नाइजीरिया में ही लासा नाम का एक जगह है जहां से इसकी ओरिजिन हुई थी, लासा फीवर। इसी कारण से लासा फीवर चर्चा में है। और लासा फीवर बड़े पैमाने पे लोगों को ह्यूमन में इन्फेक्शन वो फैल जाता है रोडेंट के थ्रू, और इनके इन्फेक्शियस यूरिनेशंस और व्हाटएवर जो भी इनके रहने से और खाद्य पदार्थ जो है वो दूषित हो जाते हैं, और इस कारण से लासा फीवर से इंसानों में इसकी जो है इन्फेक्शन देखने को मिलती है। अगले टॉपिक पे आप आने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि लासा फीवर जो है एक वायरल फीवर है, और ये जो है वो चूहों से फैलती है। इसका प्रकोप जो है वो नाइजीरिया में 98 मौत, हालांकि अभी ये 98 ही नहीं, इससे ज्यादा हो गई है। लगभग 150 से अधिक लोगों की मौत का जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। बेसिक इसके कुछ डिटेल्स हैं कि ये बीमारी जो है वो आपके ब्लड में बुखार और अंगों की विफलता, जैसे कि ये, और इवन कि इससे लासा फीवर से जो महिलाएं, खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनमें इसके जो संक्रमण के चांसेस है वो अधिक होते हैं और ये उनको अधिक प्रभावित करते हैं। इसके जो नियंत्रण उपाय, हालांकि लासा फीवर का अभी तक कोई वैक्सीन भी निकल कर नहीं आया है, जिस कारण से लासा फीवर अभी भी एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में एक एक देश एक धड़कन, वन नेशन वन हार्ट बीट जो है वो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कल्चरी जो आपकी संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया है। इसके तहत हम क्या करते हैं, हमारी जो देशभक्ति की भावना है, हमारे देश के हीरो, हमारे वीर जवान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए ये एक देश एक धड़कन जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है। और इसके तहत हम पेट्रोइज्म की जो भावना है की देशवासियों में, उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो इसके मिनिस्ट्री से ही हो सकती है। आगे देखते हैं, एक देश एक धड़कन जो है योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जवाब बेहद आसान है, संस्कृति मंत्रालय, राइट?
आगे चलते हैं। इस योजना का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जैसे कि मैंने अभी चर्चा किया, पर्यावरण संरक्षण, अंगदान, जागरूकता और राष्ट्रीय एकता, खेल विकास और आर्थिक सुधार। इसके सही जवाब है अंगदान, जागरूकता और राष्ट्रीय एकता। अर्थात जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, एक देश एक धड़कन के तहत किसी भी इस कंप्लीट इंडिया में, इंडिया एज अ नेशन में किसी को इस ऑर्गन्स वगैरह की भी ज़रूरत, क्योंकि वो देश प्रेम में ना, देश प्रेम की जो भावना है उसको जगाने की कोशिश है। और अगर इस तरीके की कोई भी नीड हो तो वो भी लोगों में ये जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। तो इस उद्देश्य से कई सारे मिनिस्ट्री, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने भी अपने आप को पूरे तिरंगा के रंग में रंग लिया है और ये दिखाने की कोशिश है कि देश जो है वो एक है और हम सब एक हैं, राइट। यह योजना जो है वो अंगदान को बढ़ावा देती है और राष्ट्रीय एकता पर जोर देती है ना। कई बार ऐसा होता है कि लोगों में आपसी मतभेद, हिंदू मुस्लिम और कई सारे सेक्ट है हमारे, जिसमें ये एक देश की भावना को कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में ज़रूरत है एक पेट्रियटिज्म, जो कह सकते हैं हम, देशभक्ति की जो भावना है और उसको बढ़ावा देने की। उससे जब भी किसी देश में किसी एक व्यक्ति को इस तरीके की ऑर्गन्स रिलेटेड कोई, या ऑर्गन ही कह लो, या आप और भी जो चीजें हैं उसकी आवश्यकता हो, तो देश संपूर्ण रूप से एक साथ उसके लिए खड़ा हो, ये भावना पैदा करना है हमारा इस स्कीम का लक्ष्य, राइट। और तो और दूसरा हमारा क्या है, एक तो ये भी गोल है और दूसरा क्या, इसके नाम से ही पता चलता है, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जो भी हमारे वीर योद्धा है, जो भी हमारे देश के हीरो हैं, राइट, उनके लिए देश भक्ति की भावना, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि, जो हमारे शहीद हो चुके हैं वीर जवान, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पे ये स्कीम उनके लिए भी ये लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय ने इसके कुछ डिटेल्स, जैसे कि राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करेगा और इसका उद्देश्य है अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, और दूसरा पॉइंट तो आपने जान ही लिया कि सच्ची श्रद्धा अपने शहीदों के प्रति और अंगदान की भी प्रति जागरूकता, जैसा कि अभी मैंने पहले चर्चा किया। यह अभियान जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करता है और अंगदान के महत्व पर जोर देता है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने अपने गया का जो नाम है उसको बदल दिया। गया के नाम को बदलकर हमने गया जी कर दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस देखते हैं। ये है आपका गया, जो कि आप जानते हो, गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे स्थित है और गया एक जो है बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है कि यदि आप वहाँ पे पिंडदान करते हैं तो हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, राइट। इसके अलावा गया में विष्णु पर टेम्पल भी है, बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। गया को किस नाम से पुनः नामित किया गया है? तो जैसा कि मैंने बताया, गया जी, राइट। अब गया जी नाम रखने के पीछे आधार क्या रहा होगा, क्यों रखा होगा? तो इसका जो आधार है वो ऐतिहासिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, दोनों ही रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से, हालांकि गया को जो ऐतिहासिक ग्रंथ है हमारे, उसमें गया को एक अशुर यानी कि गया शुर के नाम से जाना जाता है। किंतु अभी क्या हुआ है कि हमने गया को गया जी, जैसे कि काशी को काशी जी, इस तरीके के आधार पे हमने वो एक सम्मान देने की भावना, सम्मान देने की हमारी कोशिश है, क्योंकि गया जो है वो पवित्र स्थल में से एक है। यहाँ पे बुद्ध भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, है ना। और यहाँ पे विष्णु पद, जो कि कहा जाता है कि इतना पवित्र मंदिर है, फल्गु नदी है जहाँ पे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे स्थान को सम्मान देने की जो भावना रही है, वो इसे इसकी मांग जो है लगभग 55 वर्षों से या 50 वर्षों से अधिक समय से पहले से की जा रही है कि गया को गया जी किया जाए, राइट। तो यही आधार रहा है कि गया को गया जी के नाम से री राइट किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
गया जी का धार्मिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है? बुद्धा, विष्णु, शिवा, सरस्वती। बताएं। इसका सही जवाब है विष्णु, क्योंकि गया जो है वो विष्णुपद टेम्पल के लिए फेमस, राइट। इसलिए इसका जो धार्मिक महत्व है वो विष्णु धर्म से और विष्णु देव से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका सॉरी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं जरा, कि गया का जो नाम धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गया जी किया गया है और धार्मिक पहचान को सम्मान मिले इसलिए हमने इसके नाम को परिवर्तित किया है। और स्थान विष्णु भक्त और पिंडदान से संबंधित है, राइट। विष्णु भक्त से संबंधित इसके पीछे एक कहानी भी है कि जब लॉर्ड श्री राम के जो आपके पिताजी का जब देहांत हुआ था तो उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए हम यहीं पे लाया गया था, गया में ही आपका पिंडदान किया गया था उनके लिए, तो ये इसलिए भी फेमस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये चर्चा में रहा ये कि गया नाम बदल कर गया जी किया गया है, बिहार सरकार की इस पे मुहर भी लग चुकी है आधिकारिक रूप से। और यह प्रस्ताव जो है इसका आधार जैसे कि मैंने चर्चा किया कि ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ही है। और गया जो है हिंदू धर्म में एक प्रमुख पिंडदान स्थल है, फल्गु नदी के किनारे बड़े पैमाने पे पिंडदान किया जाता है, जहाँ जो श्रद्धालु है वो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं, है ना। तो ये और फिर गया जी का जो नाम है वो ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से मान्य है, लोक परंपराओं में पहले से ही, पता है, लोक परंपरा में पहले से ही जो था वो गया जी ही कहा जाता था, ना कि गया। तो इसी को आधार बनाते हुए बिहार सरकार ने इस पे मुहर लगाई है और गया का नाम बदलकर गया जी किया गया है। उम्मीद होगा आप आज के इस सेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे और सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने यहाँ जितना भी चर्चा किया है वो मोस्टली आपका रिलेटेड है आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स से। तो आज के सेशन को अब तक जो भी हमने पढ़ा यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, नए करंट के मुद्दों के साथ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस होगा। धन्यवाद। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और कमेंट सेक्शन में मैंने जो भी इस सेशन के बीच बीच में प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब देने की कोशिश करें। इस सेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की डाउट हो तो बेहद कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए, थैंक यू।